हेलो एवरीवन। आज हम सीटेट सीडीपी का इम्पॉसिबल सेट 3 देखेंगे। इससे पहले हमने सेट 1 एंड सेट 2 इन दोनों को कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप क्या करिएगा कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे चल जाइएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज हम सेट 3 देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, एक बच्चा कहता है मैं यह उत्तर इसलिए सही मानता हूँ क्योंकि मेरी पुस्तक में ऐसा लिखा है। यह किस प्रकार की सोच को दर्शाता है? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो बच्चा है वह पुस्तक पे लिखा है उस पर भरोसा कर रहा है ना, पुस्तक पे लिखे हुए पर भरोसा कर रहा है, मतलब अपनी तर्क या फिर अपना विश्लेषण नहीं कर रहा है ना, किताब पर भरोसा कर रहा है, मतलब प्राधिकरण पर निर्भर चिंतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन अगर बात करें हम तो यह जस्ट उल्टा होता है आलोचनात्मक चिंतन। इसमें बच्चा जो है किताब पर भरोसा नहीं करता, ठीक है, अपना तर्क या फिर अपना विश्लेषण करता है। रचनात्मक चिंतन में क्या होता है, इसमें नए विचार नए समाधान खोजे जाते हैं, है ना। और परिकल्पनात्मक चिंतन की बात करें तो यदि ऐसा हो तो क्या होगा, इस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की जाए तो परिकल्पनात्मक चिंतन होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्र हर नई समस्या को पुराने नियम से हल करने का प्रयास करता है जबकि नियम उपयुक्त नहीं है। यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, पुराने ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं आत्मसातीकरण, जिसमें कि पुराना ज्ञान है ना, मतलब ओल्ड ज्ञान, ठीक है, और इसमें न्यू ज्ञान दोनों को जब जोड़ देता है तो उसे हम बोलते हैं आत्मसातीकरण। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, यदि किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों को समान संसाधन दिए जाएं लेकिन परिणामों में बड़ा अंतर हो तो समावेशी शिक्षा का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सभी विद्यार्थियों को क्या किया जा रहा है, समान संसाधन दिए जा रहे हैं लेकिन परिणामों में क्या हो रहा है, बड़ा अंतर हो रहा है, तो समावेशी शिक्षा। देखिए समावेशी शिक्षा के लिए क्या होता है, समावेशी शिक्षा मतलब इसमें सभी तरह के बच्चे होते हैं, तो छात्रों के अनुरूप आपको देना होता है संसाधन, मतलब न्याय संगतता। ठीक है, समानता में तो सभी के लिए, जिसे मान के चलिए आपने सभी बच्चों के लिए एक ही तरह के जूते, एक ही साइज़ के जूते लिया है ना, जूते, ठीक है, एक ही साइज़ के जूते लिया है तो वो समानता हो गया। ठीक है, लेकिन क्या है, वो जूते सभी में फिट थोड़ी आएंगे, नहीं आएंगे। न्याय संहिता के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि सभी बच्चों को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, जूते देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा स्वयं कार्य नहीं कर सकता लेकिन शिक्षक की सहायता से कर लेता है तो वह किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? यहाँ पर बच्चा जो हो रहा है स्वयं कार्य नहीं कर पा रहा है ना, लेकिन टीचर अगर हेल्प करता है तो कर ले रहा है, इसी को हम बोलते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र, मतलब ZPD, है ना। यह कहाँ पढ़ा होगा आपने, यह आपने वाइगोत्स्की की जब थ्योरी पढ़ा होगा तब आपने इसे पढ़ा होगा। ठीक है, वाइगोत्स्की की थ्योरी में आपने इसे पढ़ा होगा। यह होता क्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चा जो होता है देखे होंगे आपके, जो छोटा बच्चा होता है वो बड़ों को देखकर सीखता है ना, तो वही है, टीचर की सहायता से कर लेता है, हेल्प की ज़रूरत होती है, तो उसी को बोलते हैं हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक केवल परीक्षा के अंक बढ़ाने पर ध्यान देता है, यह मूल्यांकन का कौन सा दृष्टिकोण दर्शाता है? तो यहाँ पर टीचर जो है बच्चे के किस पर ध्यान दे रहा है, तो अंक बढ़ाने के लिए ध्यान दे रहा है ना। बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चे को सीखने में कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस उसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मतलब अंक बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है, इसका मतलब यही है बच्चे के मार्क्स अच्छे लाने पर ध्यान दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अधिगम का मूल्यांकन, है ना, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अधिगम के लिए मूल्यांकन की, तो इसमें क्या होता है, यह सीखने के दौरान होता है। ठीक है, ध्यान रहे, सीखने के दौरान क्या होता है, तो अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है, सीखने के दौरान किया जाता है ये। और अधिगम के रूप में मूल्यांकन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बच्चा अपनी स्वयं कॉपी देखेगा, स्वयं अपनी गलती पहचानेगा और उस पर सुधार करेगा। ठीक है, तो स्वयं कॉपी देखेगा, स्वयं गलती सुधारेगा। ठीक है, इसकी बात हो तो अधिगम के रूप में मूल्यांकन होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी किसी सिद्धांत को नई और अपरिचित परिस्थिति में लागू करें, वह मुख्यतः किसका आकलन करना चाहता है? तो इसे हम बोलते हैं अधिगम का अंतरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अगर आप इंग्लिश
देखिए क्या होता है, कभी कभी ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है ना, कभी कभी क्या होता है शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आता, तो आपको क्या करना है कि देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में एक साइड होती है हिंदी, ठीक है, अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है तो आपको एक साइड तो हिंदी मिलेगी, लेकिन दूसरी साइड आपको इंग्लिश भी मिलेगी, ठीक है, दूसरी साइड इंग्लिश भी मिलेगी। तो आपको अगर शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती तो आप क्या करें कि अंग्रेजी साइड भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो अधिगम का अंतर का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। मान के चलिए आपने स्कूल में पहले कोई पढ़ा होगा, जैसे कि आपने स्कूल में जोड़ सीखा है, तो अभी भी आपके दैनिक जीवन पे वो जोड़ काम आ रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वही होता है, सीखने का स्थानांतरण जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में, यदि किसी छात्र की मानसिक आयु दिया गया है 12 और वास्तविक आयु है 10, तो IQ पूछा गया है कि IQ कितना होगा। तो सबसे पहले आपको इसकी फार्मूला याद होनी चाहिए। ऊपर में हम लिखते हैं मानसिक आयु मतलब 12 लिखेंगे ऊपर में, ठीक है, नीचे में लिखेंगे वास्तविक आयु मतलब 10 यहाँ दिया गया है वास्तविक आयु, तो 10 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई इसका 100 से करते हैं, ठीक है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई 10 से होगा मतलब 120 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 120, ठीक है। अगर हम इसकी IQ के फार्मूला की बात करें तो किसने दिया है इसे, तो इसे टर्मन ने दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे टर्मन ने दिया है। कब दिया है अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, ये 1911 में दिया गया है टर्मन ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को एक ही समस्या के कई समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक समस्या के कई समाधान, तो जब एक समस्या के कई समाधान हो तो उसको बोलते हैं हम अपसारी चिंतन विकसित करना, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और जब एक समस्या के एक ही समाधान हो तो होता है अभिसारी वाला। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे, शिक्षक छात्रों से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा उत्तर सही है। यह प्रश्न मुख्यतः किसका आकलन करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मान के चलिए कि टीचर जो है बच्चे को 2 और +3 ये काउंट करने, ये जोड़ने के लिए बोलता है, ठीक है, ये जोड़ने के लिए बोलता है। तो बच्चा बोलता है कि इसका आंसर 5 है, ठीक है। अगर टीचर वहीं पूछता है कि कैसे, तो बच्चा बोलता है कि पहले मैंने 2 उंगली गिनी, है ना, वो दो था तो 2 उंगली गिनी, उसके बाद आगे 3 था तो मैंने फिर 3 उंगली आगे गिन लिया, तो इस तरह मेरा 5 आंसर आया। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है कि केवल आंसर नहीं बता रहा है बल्कि अपनी सोच को भी बता रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम स्वचिंतन, है ना, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बात करें हम स्मृति मतलब क्या होता है, याद करना होता है, ठीक है। भाषा दक्षता मतलब लिखने की क्षमता, बोलने की क्षमता जो होती है वो भाषा दक्षता कहलाती है। अनुकरण क्षमता मतलब नकल करना, अनुकरण का मतलब क्या होता है, नकल करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक शिक्षक ने सभी बच्चों को समान संसाधन दिए, फिर भी कुछ बच्चे बेहतर सीख पाए क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग किया। यह किस सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए ध्यान रहे, यदि प्रश्न में पूर्व ज्ञान या अनुभव के आधार पर सीखना या फिर स्वयं ज्ञान का निर्माण करना, है ना, इस तरह का अगर शब्द होता है तो हमेशा उत्तर आपको रचनावाद पे लगाना है इसका, ठीक है। अगर रिवार्ड और पनिशमेंट की बात की जाए तो व्यवहारवाद होता है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा। बाकी देखिए आपको क्या करना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है, कि आपको वीडियो किस तरह लगी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।